जी अस्सलाम वालेकुम जी। कासिम अली शाह मेरे साथ, मेरे बड़े बिलव्ड, मेरे बड़े पुराने दोस्त, मेरे एक बड़े सोलमेट, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं है कि कई चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब। और भट्ट साहब के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, उसकी वजह पाकिस्तान है। और आज मैं भट्ट साहब इकट्ठे बैठे थे, ऐसे दिल किया बातचीत की जाए। कई ऐसे मौज़ूआत हैं जो टीवी पे कम डिस्कस हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे कम डिस्कस हो रहे हैं, और अच्छे पाकिस्तानी की तरह, ज़िम्मेदार पाकिस्तानी की तरह हमें कुछ डिबेट्स को दोबारा एक्टिव करना चाहिए। कई ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पे बात करनी चाहिए ताकि एक पब्लिक ओपिनियन बन सके। अब जानकारी, जानना, आगही बहुत ज़रूरी है, और बिलखसूस ऐसी बातें जिससे पाकिस्तान का भला हो सकता है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर सकता है, हमें ज़रूर करनी चाहिए। भट्ट साहब के साथ मेरी दोस्ती की एक बहुत बड़ी वजह इनके वालिद साहब भी हैं, और अल्लाह गरीक रहमत करे, तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े मुजाहिद, सिपाही की हैसियत से और एक यंग हीरो के तौर पे आप अगर तारीख़ पाकिस्तान के अबवाब निकाल के देखिए तो उनका नाम आपको मिलता है जना के साथ। जना के साथ उनकी कम्युनिकेशन देखिए तो आप हैरान होंगे कि कितने वो ब्लेस्ड इंसान थे और कितने विजनरी इंसान थे। भट्ट साहब के वालिद साहब पे जो मूवी बनी, उस मूवी को जब डिफेंस सिनेमा में प्रेजेंट किया गया, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। उसके आगाज़ में मुझे बातचीत करने का मौका मिला, और भट्ट साहब इस तरह ही, वो पंजाब में कहते हैं ना, हल्के सा पुश कर देते हैं, तका दे देते हैं कि कासिम साहब को बोलना चाहिए। ये भट्ट साहब की मेरे साथ मोहब्बत है। भट्ट साहब की ज़िंदगी में हज़ारों इंटरव्यू हैं। भट्ट साहब हर दौर में सेलिब्रिटी रहे हैं, वो नून लीग का दौर हो, पीपल पार्टी का दौर हो, इमरान खान का दौर हो, लेकिन मेरे लिए एजाज़ की बात है, मैं वन एंड ओनली शख्स हूँ जी, वन एंड ओनली पर्सन भट्ट साहब की ज़िंदगी में, दोस्त की हैसियत से, छोटे भाई की हैसियत से, जिसका इंटरव्यू भट्ट साहब ने लिया हुआ है। और उसका लिंक भी आप देख सकते हैं इस आज की वीडियो के नीचे, कहीं ना कहीं लिंक जो है वो चल रहा होगा। भट्ट साहब, आज हम जिस मौजू का इंतखाब किए बैठे हैं वो सी पैक। अच्छा, सी पैक, पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, मसले इसमें कहीं दब गया है, और हमें वो जो गर्द झाड़ के ऐसे करके दोबारा से कुछ वर्के को पुराने सफ़े निकाल के देखने चाहिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो शुरू होने जा रहा था, हो गया है, होगा, सी पैक है क्या? शाह साहब, पहले तो मैं आपकी बात का पहला जवाब दे दूँ। आई हैव द सेम फीलिंग्स फॉर यू। वन, मैं अमेरिका में होता था 70s में, और वहाँ पे मैं बड़ा हैरान होता था कि मोटिवेशन स्पीकर्स बहुत होते थे, और उनकी जब बात सुनते थे तो बहुत लुत्फ़ आता था। तो फिर मैं जब पाकिस्तान आया तो यहाँ तो कोई था ही नहीं। फिर अब जाके जो मुझे मोटिवेटेड स्पीकर पाकिस्तान पूरे में, जो पाकिस्तान की सोसाइटी में जो बैठता है, वो मुझे आप नज़र आए। दैट वाज द रीज़न कि मैंने आपको कांटेक्ट किया। पुरानी बात कर रहा हूँ। और फिर उसमें आपने जो फरमाया कि हमारी तल्लक, दोस्ती, म्यूचुअल रिगार्ड, रिस्पेक्ट, और ये सारा म्यूचुअल रिगार्ड, रिस्पेक्ट मेरे ज़ाती ख्याल है हम दोनों का नॉलेज पे है। दैट इज़ आवर कॉमन फैक्टर। यू लाइक टू लर्न, यू लाइक टू नो, आई लाइक टू लर्न, आई लाइक टू नो। मगर आप कई स्टेप आ गए हैं कि अब आप लोगों को भी बता रहे हैं कि जो भी आपने सीखा, समझा। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा प्लेजर होता है लोगों को फ़ायदा देना या अपने से नॉलेज पार्ट करना। ये बहुत अच्छी बात है। यू एंजॉइंग टू दैट। फिर दूसरी बात है शाह जी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू आर डेफिनेटली पाकिस्तान में अ बिग सेलिब्रिटी, बिकॉज लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल लिसन टू यू इन देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी प्रॉब्लम्स का हल आप नज़र आता है। अब आ जाए सी पैक के ऊपर। शाह जी, सी पैक की बैकग्राउंड ये है कि हम 70 साल हम अमेरिका के फ्रंट लाइन स्टेट थे अगेंस्ट सोवियत यूनियन। इसके लिए हमें फ़ौज बड़ी करनी पड़ी और हमें अफ़गानिस्तान में लड़ना पड़ा, और 40 साल हम टेररिज्म अफ़गानिस्तान में लड़ते थे। अब यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रही है। चाइना राइज कर गया है, रशिया भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अब ये डिवीज़न आ गई इसमें। हमारा जो मफाद है, हमारा मफाद चाइना के साथ अब बहुत ज़्यादा है, और चाइना की हम बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिकॉज चाइना का जितना भी अभी तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनका जो गेटवे था वो साउथ चाइना सी पे है, जिसमें उसके सबके साथ झगड़े हैं चाइना के ऑन टेरिटोरियल क्लेम्स। कोई चाइना 100 साल पहले स्प्रेड आउट था
फिर श्रिंक हुआ तो जापानीज़ आइलैंड्स एंड फिलिपीन आइलैंड्स एंड ब्रुनाई आइलैंड्स सबके साथ चाइना का झगड़ा है। चाइना का 17 बॉर्डर्स हैं और 2 के साथ उसका झगड़ा नहीं है, जब प्रॉब्लम नहीं, वो एक हम है, एक नॉर्थ कोरिया है। बाकी सारे बॉर्डर्स के साथ तिब्बत द्वारा उसकी टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स है। फिर अमेरिका ने एज़ यू नो चाइना के ख़िलाफ़ ट्रंप से शुरू हुई बात, कोरोना से शुरू हुई बात, तो अमेरिका ने ऑनस्लॉट किया। अब चाइना उस ऑनस्लॉट का जवाब दे रहा है। चाइना की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, उनकी डेथ है अगर वो अल्टरनेटिव रूट ना लें फ्रॉम साउथ चाइना सी। अल्टरनेटिव रूट उनका बनता है ग्वादर एंड इंडियन ओशन। उनका खाली नहीं बनता, कर वो रहे हैं, बट रशिया का भी बनता है, सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज़ का भी बनता है, बिकॉज वो मुल्क उनकी सी नहीं गई। तो और हम जब चाइना की तरफ बेंड कर रहे हैं तो एक लार्ज अमाउंट अमेरिका ने रखा हुआ है एंटी सी पैक पब। कितनी अमाउंट है? मैंने जो लास्ट फिगर देखा था $350 मिलियन था। एंटी सी पैक एंटी वन बेल्ट रोड जो अमेरिका ने रोकना है और कोशिश करनी है। एक दूसरा, सुसाइड बॉम्बिंग होती रहेगी कभी कभार जहाँ उनको डर लगेगा, बट वो चाइना का मोमेंटम नहीं रोक सकता, ना पाकिस्तान का रोक सकता है। अब आ जाए पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि चाइना को आपकी ज़रूरत पड़ गई, और ज़रूरत भी पड़ गई आपको बड़ा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिकॉज चाइना चाहता है कि आप इंडिया के साथ आप झगड़ा करें, अगर करना है हमारा ना झगड़ा हो, हम अमेरिका से करेंगे या दुनिया के साथ करेंगे, आपने संभालना है इंडिया को। तो दैट इज़ इट। अच्छा, अब चाइना की अपनी स्टेक पाकिस्तान में लगी हुई है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं जी ईस्ट इंडियन कंपनी की तरह वो ना आ जाए तो टेक ओवर ना कर ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, एक तो वो ज़माना नहीं है। वो ईस्ट इंडियन कंपनी का ज़माना था जब आप टेरिटोरियल पे क्लेम करते थे और अगले को की जगह पे कब्ज़ा कर लेते थे। अब तो वो है नहीं। और चाइना अगर आपसे उसने आपसे लेना क्या है, आपको अगर वो डोमिनेट भी कर लेता है तो उसने आपसे लेना क्या है इस वक्त, उसने तो देना ही देना है। और 130 मुल्क आगे हैं जिनके लिए चाइना ने ग्वादर को, सी पैक को पायलट प्रोजेक्ट का है। और चाइना का ये कहना है, शाह जी बार बार कहना है कि हमने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला 20 सालों में। अच्छा, 80 करोड़। अच्छा, हम आपकी गुर्बत अपने पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च के, आपको अपनी टेक्नोलॉजी बता के, समझा के आपसे इंपोर्ट करेंगे, आपको एक्सपोर्ट करेंगे। और ये 130 मुल्क जो हैं, इनकी जो इकोनॉमिक लेवल है ये रेज होगा। बट सब अभी तक अगर देखें, क्योंकि सी पैक एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी अरसे से चल रहा है, अभी तक क्या हुआ? 6-7 साल अभी तक बहुत कुछ हो गया। अच्छा जी, फेज़ 1। अच्छा जी, ठीक है, ये फेज़ 1 ठीक है। जो आप बात करें वो 6 साल से फेज़ 1 में $25 बिलियन लग गए। अच्छा जी, 25 बिलियन किस पे लगे हैं ज़्यादा? एक कनेक्टिविटी रोड्स जो आप नॉर्दर्न एरिया में देखते हैं, बेशुमार सड़कें बन रही हैं। फिर उन्होंने ये आपकी लाहौर की इवन मेट्रो, ये ट्रेन है, ये भी सी पैक का पैसा है। ये जो बिजली आ रही है, आपको याद हो 3 साल पहले 12-12 घंटे की लोड शेडिंग थी। अब लोड शेडिंग तो नहीं है, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी है बट लोड शेडिंग तो नहीं। ठीक। तो ये जो बिजली आ रही है सी पैक की है, ये जो सड़कें आ रही हैं सी पैक की है, आपकी इकॉनमी भी सी पैक पे चल रही है। तो सी पैक फेज़ 1 इज़ कंप्लीट। अब है फेज़ 2। फेज़ 2 में एयरपोर्ट तैयार होना है अगले साल। फेज़ 2 में ये जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, वो पूरा ऑपरेटिव होगा। और बिजली जो है ग्वादर के लिए वो 1 साल में आ जाएगी, बिकॉज FWO को ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हुआ है। वो हाई टेंशन वायर्स कहीं और जगह से लेकर ग्वादर आ रहे हैं और शुरू हो गया हुआ है काम। 1 साल में उन्हें बिजली दे देनी। 1 साल के अंदर चाइना का जो प्लान है वो डिसैलिनेशन प्लांट लगा के उसको ऑन कर देना। और अगले साल चाइनीज़ इंडस्ट्री जो है वो मूव करेगी फ्री जोन्स में।
और चाइनीज़ जो बिजनेसमैन है उन्होंने यहाँ तक कि वो जगह पे कमिटमेंट भी कर दी हुई है फाइनेंशियल, कि वो जगह जो हमारा फ्री जोन है ग्वादर में, कि वो चाइना की इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट कराएंगे और पाकिस्तान की इंडस्ट्री शिफ्ट होगी। ये है फ़ेज़ 2 जो अब शुरू हुआ है। सो फ़ेज़ 2 सबको नज़र आएगा। फ़ेज़ 1 है ये सड़कें जो बन रही हैं, सारा कुछ है, और $25 बिलियन लगा। और कोरोना के ज़माने में भी चाइना ने काम करना नहीं रोका। बलूचिस्तान जो कि हमेशा पाकिस्तान को अगर देखें तो पीछे रहा, बड़े मसाइल रहे हैं, एंटी स्टेट के बैक एंड रहा, ध्यान नहीं दिया। आप समझते हैं व्हाट्सएप के सी पैक से बलूचिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा? एक तो शाह जी मैं क्लियर कर दूं कि बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा एरिया है। ये जो ग्वादर है इनका एक्चुअली बलूचिस्तान के जो माउंटेन्स वाले लोग हैं जैसे बुख्ती हैं, मैरीज हैं, उनसे इनका कोई तल्लक नहीं है। अच्छा जी। इनका तल्लक ग्वादरियों का तल्लक ओमान के साथ ज़्यादा है। अच्छा। बल्कि ड्यूल पासपोर्ट होल्डर्स हैं पाकिस्तान एंड ओमान के। पहले ये 58 से पहले ओमान का था। सही। ठीक। तो जो बलूचिस्तान का हमें इम्प्रेशन है ना पुराना, वो है बुख्ती साहब तो माउंटेन्स और केव्स में और फाइटिंग, वो इससे बहुत दूर है। और बलूचिस्तान को तो फ़ायदा ही फ़ायदा होना है क्योंकि बलूचिस्तान अब बैक वाटर से फ्रंट पे आ गया। कोई अब ये ग्वादर या बलूचिस्तान के मिनरल्स ज़्यादा हुआ है, फ्रंट पे आ गए। ये वक्त है जहाँ बलूचिस्तान डेवलप होगा, बलूचिस्तान में फाइनेंशियल फ्लुएंस होगा और सी पैक का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट ऑन बलूचिस्तान है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन, मिथ, रियलिटी है। आप बताइए, जब इतनी बड़ी सरमायाकारी चाइना करेगा तो पाकिस्तान के अपने मफादात क्या होंगे, चाइनीज़ के मफादात क्या होंगे? इनको सामने रखते हुए एक आम शख्स वो फ़ायदा कैसे उठा सकता है? देखिए, चाइनीज़ के मफाद क्या होंगे और पाकिस्तान के मफाद क्या होंगे, मैं 2 लाइन में बता देता हूँ। पाकिस्तान का मफाद नंबर 1 पहला ये है कि हम इस वक्त पैसे से स्ट्राव्ड हैं, हमारे पास पैसा कोई नहीं, हमारी इकॉनमी ख़राब है। तो हमें अगर चाइना दे रहा है या हमारी डेवलपमेंट कर रहा है या हमें लोन्स दे रहा है या ग्रांट्स दे रहा है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। ठीक। अब चाइना पे आ जाए कि चाइना आप स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट है, चाइना की अपनी डिपेंडेंस ग्वादर पे है। सो चाइना विल मेक इन्वेस्टमेंट्स एज रिक्वायर्ड टू मेक इट श्योर कि ये सक्सेसफुल हो। बिकॉज ग्वादर सक्सेसफुल होगा तो पायलट प्रोजेक्ट है, और पायलट प्रोजेक्ट फॉर 130 कंट्रीज़ जिन्होंने बीजिंग जाके 2 साल पहले साइन किया कि 1 बेल्ट 1 रोड में 130 कंट्रीज विद चाइना इकोनॉमिकली। सो एक्चुअली शाह जी पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, जो असल प्रॉब्लम है कि हमारा इतना ज़्यादा नेगेटिवनेस होती है, इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है, और स्पेशली आपके मीडिया में, टीवी पे, हर जगह पे, कि सच और झूठ डिस्टिंग्विश नहीं होता। सही। पाकिस्तान में सी पैक आता है, ये सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, BRI आता है। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, इसको कोई भला फ़ायदा मिल सकता है इससे? सर अभी ही आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पिछले साल में से कुछ 30% बढ़ गई है आज भी। अच्छा जी। पूरे आज का ज़िम्मेदार जो है, अगर वो 1 मन निकालता था, अभी 1.25 मन निकाल रहा है 1.5 साल के अंदर। चाइनीज़ की क्लेम है कि 2.5-3 साल में आप हमारा सीड यूज़ करें, हमारी टेक्नोलॉजी लें, और 2.5 साल में आपकी इंटायर प्रोडक्शन डबल होगी। एग्रीकल्चर कंट्री है, प्रोड्यूस डबल हो गया। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान है कोई नहीं। बिकॉज शाह जी चाइना का फ़ायदा है आप में कि आपको इकोनॉमिकली स्टेबल करे, मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग करे कि आप इंडिया के साथ काउंटर कर सकें, और आपको फ़ायदा है चाइना का। ये इतनी विन विन सिचुएशन है, और जोग्राफिकल लोकेशंस हैं कि ये बदल नहीं सकते, ये बॉर्डर्स और इंटरेस्ट इकट्ठे हैं। अच्छा, जोग्राफी जो लोकेशन है सारी, इसकी स्ट्रेंथ है क्या? एक आम बंदा व्हाट्सएप जानना चाहता है कि ग्वादर में ऐसा क्या है कि सबकी नज़रें ग्वादर पे टिकी हुई हैं, और फॉरेन एंटी स्टेट जो फंडिंग्स हैं और एंटी इस 1 बेल्ट के लिए जो फंडिंग्स हैं, वो क्या ख़ास है? देखिए,
पहले तो दो लोकेशंस हैं, एक पाकिस्तान की लोकेशन मैं समझाना चाहूँगा आपको, दूसरी ग्वादर की समझाना चाहूँगा। पाकिस्तान की लोकेशन ये है, जिस तरह का आपका नक्शा है पाकिस्तान बना, जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले अमेरिका आप पे आया, आपको बुलाया और आपको सीटो सेंटो वगैरह में पार्टनर बना के, तो आपको अयूब खान के ज़माने में बेपनाह एड्स दे के और आपकी फ़ौज क्रिएट की। वो इम्पोर्टेंस थी पाकिस्तान की लोकेशन की विज़ा विज़ रशिया, कि रशिया को रोकना है, और अफ़गानिस्तान वाज अ बफर स्टेट। ठीक है, ये चलता रहा 30 साल, उसके 30-40 साल। उसके बाद रशिया ने अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया, अटैक कर लिया। अमेरिका ने उसको रेजिस्ट किया, हमने मिल के, और हमारे फ़ौज की बहुत जाने गई वहाँ, रेजिस्ट किया, और फिर रशिया को डिफीट किया गया 10 साल के बाद, कि सोवियत यूनियन टूट गया। ये है पाकिस्तान की अहमियत विद विज़ा विज़ अमेरिका एंड द वेस्ट। अब आ जाए चाइना के साथ। वो जो मैंने पहले कहा था कि उनका दूसरा रूट बनता ही ये पाकिस्तान के थ्रू है। और अब आ जाए ग्वादर की स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस की। ग्वादर दुनिया में 5 या 7 डीप सी पोर्ट हैं, जो समुंदर की एज पे मदर वेसल, सबसे बड़ी जो किश्ती होती है, वो बिल्कुल यहाँ पे लग सकती है, कोई इतनी डीप है। डीपेस्ट पोर्ट कराची ले लें या पोर्ट कासिम ले लें, शिप जो है दूर खड़ी होती है, और वहाँ से छोटी बोट्स उसको अनलोड करके तो यहाँ पे ला रही होती है। ठीक है, सो डीप सी पोर्ट जो है वो गिनती के 5 या 6 हैं पूरी दुनिया में, एंड ग्वादर इज़ वन ऑफ देम। सो ये बहुत बड़ी बात होती है कि डीप पोर्ट आ गया, आप इधर आ गए। ये ग्वादर की इम्पोर्टेंस है। और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस पहले मैंने आपको अमेरिका के हवाले से बता दिया, आज चाइना के हवाले से बता दिया। आज पाकिस्तान चाइना से ज़रा स्किप करके अमेरिका की तरफ जो चले जाए, चाइना का हर पॉलिसी और फ्यूचर फेल हो जाता है। और जो उनको डर भी है, इस वक्त जो झगड़े हो रहे हैं गवर्नमेंट में, तो उनके एम्बेसडर्स और उनके जो गवर्नमेंट वाले लोग आपके साथ बहुत राब्ते में है कि यार खुदा दे वास्ते झगड़े बंद करो, आगे चलो, बिकॉज दे आर मच मोर अफेक्टेड बाय यू। में पिछले 74 साल से कहाँ सरमायाकारी करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये इतना एक एम्बिगुअस किस्म का क्वेश्चन और सवाल है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिस पे खबर, नज़र, सब्र तीनों चीज़ें कही जाती हैं। ग्वादर क्या एक सेफ जगह है सर, किसी भी लिहाज से? मैं मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी तक नहीं सोच रहा, बट सर मैं कहता हूँ कि किसी ने होटल बनाना है, किसी ने स्कूल बनाना है, किसी ने है नहीं ना, सारा कुछ आता है। जब आप मतलब एक प्रोजेक्ट आता है तो उसमें हर चीज़ आ जाती है। आपका क्या ख्याल है सर कि ये सरमायाकारी सेफ है? इससे पहले कईयों के गिले भी हैं कि जी पैसे डूब गए या गलत इन्वेस्टमेंट कर दी या गलत जगह पे कर दी। जो पैसे डूबे या गलत जगह पे कर ली, वो पुरानी लोगों की फीलिंग्स हैं एट टाइम्स, क्योंकि ये जो सी पैक था, ये बेसिकली तो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में भी था, सारा कुछ था, और ये चाइना का प्लान था। उसमें लोगों ने अहेड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी। मैं भी 2004 में गया। अच्छा। 2004 मैंने भी इन्वेस्टमेंट की। बट पॉइंट इज़ दिस कि उस वक्त चाइना कुड नॉट एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट द वे इट वांटेड बिकॉज ऑफ अमेरिकन डिफायंस। अब जब अमेरिका वीक हुआ है, अब चाइना को कोई नहीं रोक सकता, जब अमेरिका वीक हुआ है। और दूसरी बात है, जहाँ तक ग्वादर की इन्वेस्टमेंट है, शाह जी आपने ये चीज़ समझनी है कि ग्वादर इज़ नॉट अ नेचुरल सिटी, इट्स अ स्ट्रेटेजिक सिटी, नॉट नेचुरल। लाहौर इज़ अ नेचुरल सिटी, 2000 साल पुरानी है, और पॉपुलेशन आपकी चल रही है। जो दिल्ली जाता था, कहीं जाता था, लाहौर से गुजरता था, यहाँ रह जाता। इस्लामाबाद इज़ नॉट अ नेचुरल सिटी, दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक सिटी बिकॉज ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। आज वो 50-60 साल पुराना है इस्लामाबाद, लाहौर 2000 साल पुराना है। आज प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस देखें तो इस्लामाबाद में डबल द प्राइस है देन लाहौर, बिकॉज वो स्ट्रेटेजिक है, नॉर्मल फ्लो नहीं है। ठीक, इस तरह ही पोर्ट सिटी है। ग्वादर की जो राइज है और ग्रोथ है और सारा कुछ है, जब अगले साल वहाँ इंडस्ट्री आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है, तो ये आपके सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। और
और चाइना, आई मीन चाइना और की इकोनॉमिक माइट और उनका फेवर आपको रोकेगा क्या? ऐसा मुमकिन है भाई साहब, जैसे दुबई बना हुआ है, कितनी उसकी इकोनॉमिक आप देखें स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, दुनिया के सारे ब्रांड्स वहाँ पर हैं, दुनिया का सारा पैसा वहाँ पर आ जाता है, दुनिया के सारे बिजनेसमैन वहाँ पर घर खरीद लेते हैं। ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान में एक ऐसा शहर बन जाए? यही बन रहा है, यही बन रहा है, क्योंकि बाकी लाहौर तो ऐसा नहीं बन सकता। लाहौर तो जिस तरीके का है इस तरह चलेगा, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे, रिंग रोड एक और बना दी, ये कर दिया, ये वही होगा जिस तरह दुबई है। दुबई बना पिछले 40 साल में बिकॉज ऑफ ऑयल मनी ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ऑल दोज अरब कंट्रीज़, और इन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट और टूरिज़्म को बढ़ाया, दुनिया आ गई। फिर जब दुनिया आ गई तो होटल भी आ गए, हर चीज़ आ गई। अच्छा, इस तरह ही ग्वादर में जब एयरपोर्ट शुरू हो जाता है, इंडस्ट्री लगने शुरू हो जाती है, तो ग्वादर की राइज तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत तेज़ है। अच्छा बट सर, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो कोई शक नहीं है कि दुनिया में एक ऐसा बिज़नेस है जिसका शायद कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा कमाल बिज़नेस है। ग्वादर में कोई इन्वेस्ट करता है, क्या सोच के करे, कैसे इन्वेस्ट करे, किन चीज़ों को वो टारगेट करे, टाइमिंग उसकी क्या होनी चाहिए, फ्यूचर क्या होगा, आज इन्वेस्ट किया कल को कहाँ पहुँचेगा? सर बड़ा क्लियर हूँ मैं। नंबर वन, वो शख्स जो इन्वेस्टमेंट करता है किसी प्रोजेक्ट में भी करता है, लाहौर करे, कराची करे, ग्वादर करे, नंबर वन मेरी एडवाइस ये होगी उसके साथ करे जो क्रेडिबल ग्रुप हो, क्रेडिबल ग्रुप हो, जिसने पास में डिलीवरीज दी हों और झगड़े कोई ना हो। सो दैट इज़ नंबर वन। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी से पार्टनरशिप करते हैं, तो पहला काम होता है इज़ द पर्सन क्रेडिबल। अगर क्रेडिबल नहीं है तो बात नहीं बनती, ठीक, क्रेडिबल ग्रुप। दूसरी चीज़ है, अगर ग्वादर पे हम आ जाएं तो आज ग्वादर की प्राइसेस लाहौर की प्राइसेस से का 1/4 भी नहीं है आज जो हम बेच रहे हैं। और फिर हम उसको रफ़ी ग्रुप 4.5 ईयर्स में लैंड की पेमेंट ले रहा है, और लैंड एक कनाल का फ़र्ज़ करे 30 लाख रुपया कनाल, उसका आपने 30 लाख को देना है 4.5 सालों के अंदर, 4.5 साल, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस देने। तो 7-7.5 साल का एक्सपोजर मिल गया। आज की प्राइस पे आप कुछ हज़ार, 8,000, 10,000 रुपये महीना किश्त दे के तो आप 6 साल निकल रहे हैं। तो 6 साल में तो पैसा भी डिवैल्यूएट हो गया, डॉलर भी तगड़ा हो गया, इकॉनमी भी बड़ी हो गई, चाइना भी आ गया बीच में। तो इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है? शायद मैं तो बिलीव ही नहीं करता कि आज के दिन दुनिया में ग्वादर से बेटर होगी कोई इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वो ग्रो कर रहा है। शक हमें इसके लिए नहीं है कि पाकिस्तान नहीं कर रहा, पाकिस्तान नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा, पाकिस्तान नहीं बना रहा, चाइना बना रहा है। तो दैट इज़, और चाइना की रिक्वायरमेंट और उसकी मैंने आपको पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट और ज़रूरत बता दी है, और इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट बता दी है। इंडियन ओशन, जब रशिया आया था अफ़गानिस्तान पे, तो शायद जी उसने अफ़गानिस्तान से कुछ नहीं लेना था, उसने ग्वादर आना था, उसने ग्वादर आना था। इसके लिए हमने और CIA ने उसको इंगेज रख दिया अफ़गानिस्तान में, उसको उधर आना था, इंडियन ओशन पे आना था। सो बात ये है कि ये ज़रूरत चाइना की और डेस्परेट ज़रूरत उनकी है, पैसा उनका है, नो हाउ उनका है, वॉल्यूम देखें कितना है। दुबई खाली अरब मनी की टूरिज़्म पे चला, ये तो सेंट्रल एशिया और चाइना की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चल रहा होगा। जिस जगह पे बिलियंस की इंपोर्ट आ रही है, एक्सपोर्ट आ रही है, वो शहर कैसे ग्रो करेगा मुझे बताइए। ठीक, इसमें शक क्या? बट सब एक सवाल, ये सवाल इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम सब जो आपको जानते हैं, आपसे दोस्ती है, आपसे मोहब्बत है, आप उन दोस्तों में से हैं, चंद लोगों में से हैं पूरे पाकिस्तान में जिनको पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबिल पे ईमान है। ये बट सब ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपके साथ हम बैठे 40 साल पुराने आर्टिकल देख लें, इतने मजबूत आप दलील देते हैं, जबकि इंटरनेशनल मीडिया, ये मैं वर्सेस कह रहा हूँ, व्हाट्सएप वर्सेस पूरा इंटरनेशनल मीडिया, वो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, मनफी बातें कर रहा है। तो पाकिस्तान को कोई बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन, बहुत कम लोग हैं समझते हैं।
कभी पाकिस्तान को आप बांग्लादेश से मिलाते हैं कि ये बांग्लादेश की इकॉनमी इतनी ऊपर चलेगी, हम पीछे रह गए, ये सुन रहे हैं ना। जी जी। कभी मलेशिया के साथ करते हैं। हमारा कंपैरिजन नहीं है बांग्लादेश से या मलेशिया से। बांग्लादेश क्या उसकी फ़ौज बड़ी है? क्या वो न्यूक्लियर कंट्री है? क्या कोई बड़ा सुपर पावर का कोई उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट है? नथिंग। तो वो अलहदा हो गए तो उन्होंने दुकानें लगाई, फैक्ट्री लगाई, तो वो चलती गई। हमें तो शाह जी, आप जिस दिन हम 47 में आज़ाद हुए तो इंडिया कहता था ये 2 साल के बाद टूट जाएगा। हमारा 5 गुना बड़ा दुश्मन जो हमें मान ही नहीं रहा था, हमने उससे बचना था। इसके लिए हमने फ़ौज बड़ी की, 3 जगह लड़े, आधा मुल्क टूट गया, पॉपुलर लीडर फांसी लग गया, 4 मार्शल लॉ आ गई, और सुपर पावर अमेरिका 70 साल आपको हिलने नहीं दे रहा था, अपनी मर्ज़ी कर रहा था। अब चाइना आ गया, ये भी सुपर पावर है, इसकी जो मर्ज़ी है हमारे साथ, वो हमारी फेवर में जाती है। दैट्स माय पॉइंट, वो हमारी फेवर में जाती है। अगर चाइना की मर्ज़ी हमारी फेवर में ना जाए तो मैं ना बिलीव करूँ। बिल्कुल ठीक, मैं ना बिलीव करूँ जाती। सो पाकिस्तान को पहले समझना है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री लाइक बांग्लादेश और यूरोप। दे आर 3 कंट्रीज़ जिनमें सब कुछ कॉमन है, और एक पाकिस्तान, एक इज़राइल, एक नॉर्थ कोरिया। इनकी कॉमननेस देखें। तीनों मुल्क न्यूक्लियर हैं, तीनों मुल्क स्पॉन्सर्ड बाय सुपर पावर्स हैं। इज़राइल बाय अमेरिका, हम भी बाय अमेरिका थे, नॉर्थ कोरिया, चाइना, तीनों सुपर पावर। तीनों मुल्कों की फ़ौजें बड़ी हैं और पावरफुल हैं, और तीनों मुल्कों की अपना ट्रेडिंग इकॉनमी नहीं है, पॉलिटिकल इकॉनमी है। सुपर पावर को ज़रूरत पड़ेगी तो सब कुछ दे देगा, नहीं ज़रूरत है तो चले जाएगा। तो इट इज़ पॉलिटिकल इकॉनमी, हमारी भी पॉलिटिकल इकॉनमी। सो हम तो उस अजाब में रहे लोकेशन की वजह से, सुपर पावर हमें दिखे देती थी ना, हमारा लीडर जो जेन्युइन लीडर था उसको बनने देती थी, फ़ौज को इंटरफेयर करा देती। तो हम तो वो हैं। और फिर फाइनल कर दूं, ये तीनों मुल्कों के लोग नॉर्मल नहीं है शादी। लोग नॉर्मल नहीं है। आप गाड़ी में जाएं, अभी निकलेंगे, आप देखेंगे जो बैठे हुए गाड़ी में मुंह बना के बैठे हुए हैं, कोई खुशी नज़र नहीं आएगी। बीवी ने मुंह इधर किया होगा, खान गाड़ी चला रहा होगा। आई मीन यू डोंट सी अ हैप्पी पाकिस्तानी। जिस तरह आप कहीं भी चले जाएं तो एवरीबॉडी सेइंग हेलो, हाउ आर यू, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। कन्फ्यूज्ड हैं, और उसकी वजह इकॉनमी की कि आपका जो जेन्युइनली मुलाजिम पेशा है वो अपनी तनख्वाह में अपना गुजारा नहीं कर पाता। जिस शख्स को पता है कि मेरी बिजली कट जाएगी या मेरा मालिक मकान मुझे क्वार्टर से बाहर निकाल देगा, वो क्या काम करेगा? कर ही नहीं सकता, और स्टेट इज़ नॉट लुकिंग आफ्टर। तो अब नॉर्मलिटी तो आ गई ना शाह जी। सो मैं कहूँगा ये तीनों, नॉर्थ कोरिया कोई नॉर्मल है? इजराइल नॉर्मल है? मुझे बताएं। ये तीनों का मुकाबला करें, और तीनों में पाकिस्तान आगे पीछे नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम सुई नहीं बना सकते थे। साइकिल मुझे याद है हमारी नहीं बनती थी अच्छी, ये सुराग साइकिल होती थी, मैं 70s की बात कर रहा हूँ। रैली साइकिल इंपोर्टेड होती थी, साइकिल नहीं अच्छी बन सकती थी। बट न्यूक्लियर बम आपने बना लिया बग़ैर किसी की मर्ज़ी से। ना अमेरिका की मर्ज़ी थी, ना यूरोप की मर्ज़ी थी, ना रशिया की मर्ज़ी थी। आपने बनाया और उसकी प्राइस आपने पे की, ठीक है। और फ़ायदा ये है कि आपको इंडिया से डर ख़त्म हो गया। मतलब नो कंट्री, इवन अमेरिका कैन नॉट टेक यू ओवर। जब अफ़गानिस्तान में आया शाह जी, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, जब अफ़गानिस्तान में आया बुश, तो नेक्स्ट उसका टारगेट था पाकिस्तान, फिर गया इराक़ और लीबिया। और उसको रिपोर्ट जो CIA की मिली वो ये थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बहुत स्प्रेड आउट हैं, फ़ौज बहुत बड़ी है और न्यूक्लियर सेफ़ है, ये निकाले नहीं जाएंगे, ये चल जाएंगे, चल जाएंगे। सो दैट इज़ योर पावर, एंड योर इकॉनमी इज़ नॉट योर पावर, एक्सपोर्ट इज़ नॉट योर पावर। तो आप उधर गए ही नहीं इस समय का। अब आप जा रहे होगे फर्स्ट टाइम टूवर्ड्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस, फर्स्ट टाइम। और लॉजिक मैंने बता दिया आपको, बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना को निकाल दो, आप नीचे गिर गए। इंडिया आएगा, फेंटा लगाएगा, अमेरिका डॉलर बंद कर देगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमने सी पैक के हवाले से बात की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बात की। एक बहुत बड़ा जुमला भट्ट साहब ने बोला, हम बचपन से सुनते हैं पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता, अच्छा ब्लेड नहीं बना सकता, एक पिन नहीं बना सकता, लेकिन पाकिस्तान एटम बम बना के बैठा और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बैठा है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे पूरा यकीन है। और भट्ट साहब का शुक्रिया। भट्ट साहब दोबारा किसी दिन फिर बैठते हैं, बड़े सवाल, बड़े मौज़ूआत। आप आया करें जब मौका मिले इंशाल्लाह। आई नो अल्लाह ताला ने आपको बहुत बिजी किया हुआ है, विच इज़ गुड, और बिजी भी आप उस चीज़ में है जिसको आप इंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।